मेरी विधवा सास अकेली ऊपर वाले कमरे में रहती थी। आधी रात को मेरे साथ में कमरे के सिसकियों की आवाज़ आती थी। दिन के वक्त मेरी सास एकदम सदा सिंपल रहती थी, लेकिन रात होते ही एक दुल्हन की तैयार होती और कमरा बंद कर लेती। मुझे अपने सास पर शक होने लगा। एक रात मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में गई। सामने एक आदमी और एक लड़का मेरी सास के साथ। मेरा नाम रितिका है। मैं दिल्ली शहर में रहने वाली हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से की, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद मैंने जब पहला कदम ससुराल में रखा तो मैंने अपनी ससुराल का माहौल बहुत ही धार्मिक पाया था। मेरे सास हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती थी। उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए ऊपर वाले पोर्शन में छोटा सा मंदिर बनवा लिया था, जहाँ वो हर वक्त भगवान की पूजा में लीन रहते थे। इसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी सास ने मुझे इस सख्ती से मना कर दिया था मैं कभी भी ऊपर ना जाऊं, और यह बात मेरे पति ने भी मुझसे कही थी कि मेरी माँ को बात मानना। अगर मेरी माँ ऊपर जाने को मना कर रही है तो मत जाना। जब मैंने वजह पूछी तो मेरे पति विजय कहने लगे कि मेरी माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी पूजा पाठ में विधान डाले। मैं उनके सगे औलाद होकर भी उनके मना करने पर ऊपर नहीं गया। तो तुम्हें ऐतराज़ किस बात पर है? विजय की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे यह बात कुछ अजीब सी लग रही थी। ऐसा भी क्या पूजा पाठ था कि जिसमें कोई दूसरे का दखल ही ना हो? ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। सिवाय बच्चे के ऊपर किसी और जाने की अनुमति नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती रहती थी। मेरी सास बच्चे के पढ़ाने की आवाज़ नीचे तक आती रहती थी। विजय वैसे तो बहुत नरम मिजाज के मालिक थे और अपनी माँ से बहुत ही आज्ञाकारी बेटे थे। मैंने कभी उन्हें अपने माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे बस यही इच्छा जाहिर की थी, रितिका मेरी माँ के साथ बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग जिंदगी गुजारी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। एक बार मुझसे कहने लगे कि मेरी माँ ने मेरे खातिर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैंने विजय से वादा किया कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ को कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। उन्होंने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैंने सोचा इतनी सीधी सीधी औरत से और इतनी धार्मिक औरत से भला मुझे आगे क्या समस्या हो सकती है। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत ही धीरे धीरे बात करती थी। आज तक मैंने उन्हें तेज़ आवाज़ से बात करते या गुस्से करते नहीं देखा था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उनकी हरकतें में शक डालने लगी थी। शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे सास ने मुझे बताया कि मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद ही बहुत ही मुश्किल समय काटा था। उन्होंने बताया कि विजय उस समय 10 साल के थे जब मेरे ससुर एक हादसे में चल बसे। मेरे ससुर का अपना घर था, जिसके ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सास ने किराए पर दे रखा था, जिसका अच्छा खासा किराया आता था। जिन बच्चों को मेरी साथ धार्मिक शिक्षा देती थी, उन बच्चों के माता पिता अपनी मर्जी से कुछ पैसे मेरी सास को दे दिया करते जाते थे। हालांकि उन बच्चों की धार्मिक शिक्षा के बदले मेरी माँ उनसे पैसे नहीं मांगती थी, लेकिन वह लोग अपनी खुशी से दे जाया करते थे। बस इन्हीं पैसों से ज़िंदगी की गुजर बसर हो रही थी। लेकिन जब से मेरे पति विजय की नौकरी लगी थी, मेरे सास के दिन अच्छे कटने लगे थे। जैसे ही विजय की नौकरी लगी तो मेरी सास के ऊपर वाला पोर्शन खाली करवा दिया और वहाँ बच्चों की संख्या और बढ़ा ली थी। मेरी सास को बच्चे को धार्मिक शिक्षा देना बहुत पसंद था और मुझे अपनी सास की यह बात बहुत पसंद आती थी। लेकिन बस एक बात पर हैरत होती थी, मेरी सास रात को ऊपर वाले के पोर्शन में अकेली रहती थी। हालांकि नीचे इतने कमरे मौजूद थे और रहने की सारी सुविधाएं भी थी। घर में मेरे और मेरे पति के अलावा था ही कौन? सास भी तो थी, पर अकेली क्यों रहती थी? मेरी सास दिन और रात का खाना हमारे साथ ही खाती थी, लेकिन बाकी का ज़्यादातर वक्त छत पर ही गुजारती थी। एक बार शाम को चाय पीते हुए मैंने अपनी सास से कहा, आप पूरे दिन बच्चों को पढ़ाते हुए और गुजार देती हैं, मेरे पास तो बैठती ही नहीं है। आप बच्चों को एक टाइम पढ़ाया करें ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिल जाया करे। मेरी बात पर जो जवाब मिला मेरी सास ने दिया, वह मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी सास कहने लगी, तुम अभी यह बात नहीं समझोगी, यह मेरी मजबूरी भी कह सकती हो। मैं यह सब बच्चों के एक साथ ही पढ़ाती हूँ। मैं अपनी सास को बात सुनकर हैरान रह गई थी कि भला बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना मेरी सास की मजबूरी क्यों थी। लेकिन मैं अपनी सास की मामलों से ज़्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए मैं चुप ही रही। लेकिन एक बार एक ऐसा हादसा हो गया कि मैं अपनी सास पर शक करने लगी। एक बार हमारे घर की लाइट चली गई और फिर 1 घंटा 2 घंटा पूरे 3 घंटे निकल गए, लेकिन लाइट नहीं आई। रात की मेरी आंख लाइट ना होने की वजह से खुल गई
मुझे बंद कमरे में घबराहट महसूस हुई। विजय नींद का बहुत पक्का था, इसलिए बंद लाइट में ही सोता ही रहता था। लेकिन मैं लाइट जलाकर सोने की आदत थी। अंधेरे कमरे में मुझे घबराहट होने लगी। मैं कमरे से बाहर आंगन में आई। वहाँ ठंडी हवा ने मुझ पर बहुत अच्छा असर डाला। मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया। लेकिन तभी मुझे ऊपर से किसी के रोने की सिसकियों की आवाज़ आई। मैं एकदम चौंक गई। पहले तो मुझे अपना वहम लगा, मेरे घर में कोई बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन आवाज़ मुझे दोबारा आई तो मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वाकई किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 10-12 साल का बच्चा छोटा रो रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद लाइट की वजह से आंग पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं थी और गर्मी भी हो रही थी। लेकिन फिर भी दिल नहीं माना। मैं डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वैसे वैसे सिनसिनाने की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। ऊपर के सब कमरे बंद थे, बस एक कमरे में ही रोशनी थी और आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। उसी कमरे में बाहर खड़ी हो गई। हालांकि विजय ने मुझसे मना किया था कि जब मेरी माँ से मना कर दिया तो तुम ऊपर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मेरी माँ ने अपनी पूजा पाठ में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बर्दाश्त नहीं थी। अब मैं ऊपर छत की ओर चली गई थी, लेकिन अंदर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कमरे से बाहर ही मेरे कदम एक रुक गए थे। पहले मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे सास पूजा पाठ कर रही हो और पूजा करते हुए रो रो कर भगवान से कुछ मांग रही हो। लेकिन अगली आवाज़ तो मैंने सुनी तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई, देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। एक 10 या 12 साल के बच्चे की आवाज़ ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। उस कमरे के बाहर ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदार जहाँ से मैं देख सकती थी अंदर क्या हो रहा था और एक बच्चा हमारे घर में कैसे आ सकता है, वह भी इस वक्त। एक के बाद एक सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। जी चाह रहा था कि दरवाज़ा खटखटाकर अपनी सास को आवाज़ दूं। तभी यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी सास पसीने से सराबर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उनके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। फिर जल्दी से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पहली बार मेरी सास मुझे गुस्से से बोली, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऊपर मत आना। मेरी सास की आवाज़ ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत ज़्यादा डर गई है। मेरी सास ने मुझे एक कदर गुस्से से बात की थी कि मैं भी डर गई थी। मेरी सास दोबारा कहने लगी, जाओ नीचे जाओ और खबरदार तुम दोनों दोबारा ऊपर आई। वह चिल्लाकर बोली। मैं जल्दी से नीचे उतर गई और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे लिए मेरी सास का रवैया हैरान कर देने वाला था। वह तो बहुत गुस्से से, धीरे और प्यार से बात करती थी। उनके शब्दों में ऐसी चाशनी खुली होती थी क्योंकि बोलने से मिठास का एहसास होता था। लेकिन जो रूप अभी मैं अपनी सास को देखकर आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मेरी सास थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आखिर मेरी सास के कमरे में एक बच्चा रो रहा था और ये क्यों रो रहा था कि मेरे पास आना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे सास का इतना ज़्यादा डर जाना, मुझे देखते ही जल्दी से दरवाजे को बंद कर देना, अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर निकलना, मुझे सब बातें शक में डाल रही थी। मेरी सास तो बहुत ही धार्मिक थी। वह हर वक्त सर पर साड़ी का पल्लू डाले रखती थी। लेकिन उस वक्त तो उन्होंने होश ही नहीं था कि उनकी साड़ी का पल्लू कहाँ जा रहा है। सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा। मेरे शादी को 4 महीने गुजरे चुके थे और इन 4 महीनों में मैंने अपनी सास को एक बहुत ही अच्छी औरत पाया था। लेकिन आज वह जिस कदर कहर भरी नज़र से देख रही थी, मैं तो अंदर से कांप गई थी। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों किसी घबराहट का एहसास होने लगा था। कौन था वह बच्चा? जो बच्चे मेरी सास के पास धार्मिक शिक्षा लेने जाते थे, वह बच्चे तो हमारे मोहल्ले के ही होते थे और आसपास भी चले जाते थे। कहीं मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही थी? इन्हें सोचने ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया था। अगला दिन मेरे लिए और भी मुश्किल से भरा हुआ था। रात नींद ना आने की वजह से मैं सुबह देर तक सोती रहती थी। और अभी विजय ने मुझे गुस्से से और सीखते हुए उठाया। मैं एकदम से उठी और विजय बहुत ही गुस्से से लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बहुत ही गुस्से से पूछा, क्या तुम रात के ऊपर छत पर गई थी? मैंने कहा जी। वो मुझे किसी बच्चे की और अभी मेरी बात मेरे मुंह में ही थी कि विजय चिल्लाकर बोले, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया गया ऊपर नहीं जाना तो तुम्हें यह बात समझ नहीं आई? मैंने कहा मेरी बात तो सुनो। वह मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरी बात सुनकर विजय ने जो बात कही उसे सुनकर मेरा दिल कांप गया था।
विजय ने कहा कि मेरी माँ रात को ही पूजा पाठ करती रहती है और इस पूजा पाठ के दौरान ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करती हैं कि प्रेत आत्माएं बच्चों की सूरत में उन्हें मंत्रों को रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं। कभी कभी बच्चों की आवाज़ निकालते हैं तो कभी कुछ करते हैं। विजय की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी कि मेरी सास प्रेत आत्माओं को वश में करने की मंत्र भी पढ़ती हैं। विजय की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा कि आप चाहें ऊपर से कैसी भी आवाज़ आती रही, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगी। मैंने तो तौबा तौबा कर ली थी। विजय मेरी बात सुनकर शांत हो गए थे, लेकिन मुझे एक बात अब भी परेशान कर रही थी कि अगर मेरी सास पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण करके प्रेत आत्माओं को बस में कर रही थी तो फिर मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे। दिन भर तो कितने असक्षम तरीके से रहती थी, लेकिन उस समय जो मैंने अपनी सास का रूप देखा मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपनी सास को पहली बार इस तरह बिना साड़ी के देखा था। साड़ी का पल्ला सरक कर नीचे जा चुका था, या यूँ कहिए कि पूरी साड़ी खुलकर नीचे गिरने वाली थी। यूँ समय में इतना हैरान हुई थी। मेरी सास कहीं से भी मेरी सास नहीं लगती थी, वह मेरी बड़ी बहन जैसी लगती थी। और फिर मेरी सास ने खुद ही बताया था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। उनका मतलब मेरी सास की उम्र 40 से 42 के लगभग होगी। 40-42 के होने के बावजूद भी मेरी सास अपनी उम्र के 5 साल छोटी ही लगती थी। खैर, मैंने अब इन सारे सवालों से झटका और घर के कामों में बिजी हो गई थी। इस बात के 2 महीने बाद मैं अपने कमरे की अलमारी साफ़ कर रही थी, लेकिन मैं उस वक्त चौंक गई जब मेरी सबसे अच्छी साड़ी मेरी अलमारी में से गायब थी। मैं बहुत हैरत हुई, यह कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो कोई काम वाली भी नहीं रहती, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। फिर मेरी नई साड़ी कहाँ चली गई? कहाँ ऐसी तो नहीं कि मेरे सास को बुलाई हुई आत्माएं नीचे आ गई? तो मुझे अपने घर में से भी डर लगने लगा था। एक रात अचानक मेरी आंख बर्तनों की खटखटाहट से खुली। मैंने साड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं बाहर आई और मुझे खाने की आवाज़, खुशबू आ रही थी और ताज़ा रोटी की भी। मैं डरते डरते किचन में आई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई प्रेत आत्मा ना हो। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई, वहाँ तो मेरी सास रोटियाँ बना रही थी और साथ ही एक कढ़ाई में कुछ सब्जी भी बना रही थी। मेरी सास बहुत ही जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई कि भला इतनी रात को मेरी सास किसके लिए खाना बना रही है। हैरत का एक और झटका तब लगा जब मैंने अपनी वही सबसे प्यारी साड़ी अपनी सास को पहने देखा। मैं हैरत से अपनी सास को देखने लगी। कहीं से भी वह मेरी सास नहीं लग रही थी। उसने ब्लाउज पर मेरी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे और हाथों में कांच की चूड़ियाँ थी। चेहरे पर कुछ हल्का मेकअप था। ऊपर वाले पोर्शन में किचन नहीं था, इसलिए शायद वह नीचे कुछ बनाने आई होगी, लेकिन खाना तो फ्रिज में मौजूद था। फिर वह ताज़ा खाना क्यों बना रही थी? और यह बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि भला मेरी सास ने मेरी साड़ी चोरी क्यों की। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अभी तक मेरी सास की नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। मेरी सास मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। मैं दबे पाँव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा खा रहा था। मेरी सास के कितने रूप हैं, सबके सामने पूजा पाठ के छीन लगे रहते हैं। औरत रात को किस तरह फैंसी साड़ी पहनकर तैयार हो रही हो कर घूम रही है। आखिर मेरी सास इतना प्यार किसके लिए हुई थी? मेरा पति विजय अपनी माँ को कितना सम्मान देता है, उन्हें कितना सीधे समझता है। अपनी माँ के सामने नजरें भी ऊपर नहीं उठाता। अगर विजय अपनी माँ के यह रंग देख लेता तो शायद उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास ना आए। दोपहर को मेरी सास नीचे हमारे साथ ही खाना खाती थी। वह अपना सादा रूप लिए बैठी होती थी। मैं गौर से अपने सास को देख रही होती थी। रात वाली तैयारी का उनके चेहरे पर कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, मेरी नीले रंग की फैंसी साड़ी पता नहीं कहाँ गई। वो मुझे बहुत पसंद थी, ना जाने पता नहीं कहाँ चली गई। वो मुझे बहुत पसंद थी, ना जाने पता नहीं कहाँ चली गई। फिर पता नहीं कौन ले गया। मेरी बात सुनकर मेरी सास घबरा गई, कहने लगी तुम्हारी अलमारी में ही होगी, यहाँ तो कोई काम वाली नहीं आती, ठीक से देखो वहीं होगा। वह बात तो मुझसे कह रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने फिर कहा मम्मी जी, मैंने अपनी अलमारी बहुत अच्छे से चेक की, मेरा वह साड़ी अलमारी में नहीं है। मुझे लगता है भूत बच्चे ले गया होगा, जिसके रोने की आवाज़ और सिसकियाँ मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी। मेरी यह बात सुनकर मेरी सास और भी ज़्यादा डर गई थी। मेरी सास और गौर से देखने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने कितना फिट रखा हुआ है। यह तो अच्छी बात है, वरना तो
इस उम्र में आकर औरतें बहुत मोटी हो जाती हैं। मम्मी जी, अगर आप मेरे कपड़े पहनोगे तो आपको आराम से वह कपड़े आ जाएंगे। मैंने इस बातों को अपनी सास से कुछ उगलवाना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का खाना गले में अटक गया था। वह खांसने लगी थी। मैंने जल्दी से उन्हें पानी दिया। वह पानी भी पीकर आधा खाना छोड़कर ही ऊपर चली गई। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो राज है। यहाँ कोई प्रेत आत्मा नहीं, यहाँ कुछ और ही चक्कर है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूँगी। मैंने शाम को अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो मेरी साड़ी वापस मेरे डैंगर में लटक रही थी, लेकिन जल्दबाजी में रखने की वजह से अच्छे से उसको तय नहीं लगा पाई थी। ऐसे जल्दी जल्दी डैंगल में डाल दिया गया था। जब रात को मैंने किचन में काम कर रही होगी तभी मेरी सास यह साड़ी मेरी अलमारी में रख गई होगी। बात यह नहीं थी कि मेरी सास ने मेरी साड़ी पहनी क्यों, बात यह था कि आखिर पहना क्यों, किसके लिए पहनी। जब वह दिन के समय सबके सामने सदा रहती थी, फिर रात में इतनी तैयारी किसके लिए की थी। एक ऐसा सवाल था जो मेरी समझ में बिल्कुल परे था। अब बेसब्री से मुझे यह राज का इंतजार था। जैसे विजय सो गया, मैं कमरे से बाहर आ गई और ऊपर के हिस्से में चली गई। और इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। जब उस कमरे के पास पहुंची तो मुझे अब भी किसी बच्चे की आवाज़ में आ रही थी। वह बच्चा वही बात दोहरा रहा था, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैं दरवाजे की झोल के अंदर झांकने की कोशिश की तो मेरी रूह कांप गई। मेरी सास 10-12 साल के बच्चे के साथ ज़बरदस्ती। मैं फ़ौरन पीछे हट गई। जो हकीकत मुझ पर खुलकर सामने आई थी, जैसा मैं समझ रही थी, उस सोच के ही मुझे अपनी सास के घिन आने लगी थी कि मेरे दिल में धड़कनों की ये हालात थी कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझसे अपनी सास का यह रूप देखा नहीं जा रहा था। जो कुछ मैंने देखा उसका साफ मतलब यह था कि मेरी सास छोटे बच्चों को अपनी शारीरिक ज़रूरतें छीन सोचकर मैं पिन जा रही थी। लेकिन मेरी सास के पास यह बच्चे आते कहाँ से थे? क्या दिन में पढ़ने वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरी सास कमरे में छिपा लेती थी और रात को फिर उसके साथ? जब मैं अपनी सास के कमरे में झांका था और उस बच्चे पर मेरी निगाह पड़ी थी तो वह बच्चा उस बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे और वह बेचारा बेबस था और मेरी सास उसे ज़बरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा सच था जिसने मेरा दिल दहला दिया था। मैं फ़ौरन नीचे उतर आई और अपने बेड पर जाकर बैठ गई। चाह रही थी कि खुद पर कंट्रोल कर लूँ, लेकिन मेरे बस से बाहर था। मेरी आंखों के बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। मैंने रोकना चाहती थी लेकिन वह बस वही जा रहे थे। मैंने ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा था। मेरी सिसकियाँ तेज होने लगी थी तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज़ विजय के कानों तक ना जाए। आज तो मैंने देखा यह बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मेरी सास का यह घिनौना रूप मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो 10-12 साल के बच्चे की बेबसी और डर देखकर और सास उस बच्चे की तरफ बढ़ती बेकरारी देखकर मुझे उस बच्चे की हालात पर दया आने लगी थी। ना जाने वह बच्चा कब से मेरी सास के कमरे में कैद था और मेरी सास के जुल्मों का शिकार हो रहा था। रोने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी सिसकियाँ सुनकर विजय उठ गए, बैठ गए और मुझे इस तरह से रोते देखकर विजय हैरान हो गए थे। वह जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है रितिका, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा या फिर कोई और बुरा सपना देख लिया है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे रोने की आवाज़ सुनकर विजय जाग जाए। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था लेकिन ना कर सके। मैं जानती थी कि मेरे रोने की वजह विजय पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। सच तो वह शायद कभी नहीं सुनेंगे। विजय बार बार मुझसे मेरी रोने की वजह पूछने लगे थे। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे इस तरह ज़ोर ज़ोर से रोता देखकर विजय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। विजय जल्दी से मेरे पास आया, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोला, रितिका, ऐसे भी क्या दर्द जो इतना रो रही हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मैं विजय को क्या बताती कि मेरा सर की वजह से नहीं बल्कि उस बच्चे को याद करके रो रही हूँ। उस मासूम के साथ तुम्हारी माँ ने न जाने क्या क्या जुल्म कर रही है। मैंने विजय को समझा दिया। उस सर दर्द की गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी। विजय मेरा सर दबाने लगा। विजय अपनी माँ से जितना प्यार करता था उतना ही मेरा भी ख्याल रखता था। मुझे आज तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी और ना ही कभी विजय ने मुझे अपने कामों के लिए परेशान किया था। ना जाने कब मुझे नींद आ गई
लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास मेरे साथ बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी, शायद हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। विजय भी हमारे पास ही बैठे हुए थे। जब मैंने अपनी सास को उसके पास बैठा देखा तो मैं झट से उठ गई थी। मुझे उस औरत से घिन महसूस हो रही थी जो दिन में हर वक्त भगवान का नाम जापते रहती थी और रात को कितना गंदा काम करती थी, वह भी मासूम से उस 10-12 साल के बच्चे के साथ। मुझे इस तरह उठने देखकर विजय कहने लगा, रितिका कैसी तबीयत है तुम्हारी? रात को शायद तुम डर गई थी, इसलिए मम्मी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। देखना थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। मेरी माँ के पढ़ने में बहुत ही असर होता है। यह सुनकर मैंने बहुत ही हैरत से विजय की ओर देखा और विजय कितना मानता अपनी माँ को, पर फिर अपनी सास की तरफ देखा जो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में यह भी भूल बैठी थी तो उनका बेटा उन्हें दिल में क्या सम्मान दिए बैठा है। जब उसे सच का पता चलेगा तो वह इस बारे में क्या सोचेगा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, हनुमान चालीसा की ज़रूरत ना है। ना चाहते हुए भी मेरे बोलने के अंदाज से गुस्सा आ गया था। मेरे गुस्से भरे शब्द सुनकर विजय के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि आज अपनी सास का पर्दाफाश कर दूंगी। विजय मुझसे कहने लगे, तुम्हें चिंता है, मम्मी जी कब से तुम्हारे पास बैठी हैं और कुछ ना कुछ पढ़ी जा रही हैं और तुम इनके कुछ शब्दों के बात कर रही हो। मैंने गुस्से से कहा, तुम अगर अपनी माँ का असली चेहरा देख लो तो तुम भी अपनी माँ से नफरत करने लगोगे। मेरी बात सुनकर जहाँ मेरी सास के चेहरे पर रंग बदल गया था, विजय भी मुझसे गुस्से में देखने लगे थे। कहने लगे, शायद तुम होश में नहीं हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरी माँ के बारे में तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा, हाँ, अपने होशो हवास में हूँ। मैं तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि मैं अपने होशो हवास में हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आपकी माँ बहुत ही बेरहम औरत है। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि विजय का हाथ मेरे गालों पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मेरी माँ पर जाम लगाने वाली तुम कौन होती हो? विजय गुस्से से बिखरे हुए थे। विजय दूसरा थप्पड़ मारने के लिए मेरी तरफ आने लगे थे, लेकिन मेरी सास ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, खबरदार जो तुमने बहू पर हाथ उठाया। अगर वह नादानी कर रही है तो तुम तो होश में काम लो। मैं गुस्से से कहा, मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी माँ बंद कमरे में क्या गुनाह करती है। मेरी बात सुनकर विजय ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथों से छुड़वाया था और मेरे पास आ गए। कहने लगे, मैं इतनी शरीफ और नेक माँ को तुम गुनहगार साबित करोगी? चलो करो साबित। अगर तुम झूठी निकली तो मेरे हाथों तुम जिंदा नहीं बचोगी। यह बात उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ। मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो विजय की इन धमकियों से डर जाती। क्योंकि रात को मैंने अपनी आंखों से अपनी सास के कमरे में अधूत 12 साल के बच्चों को इतना बेबस हाल में देखा था। जैसे मैं विजय का हाथ पकड़कर ऊपर छत पर जाने लगी तो मेरी सास अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम लोगों पर नहीं जाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? ताकि आपका पोल ना खुल जाए कि आप मासूम कम उम्र बच्चों के साथ क्या करती हैं। विजय अपनी माँ की जो हरकत पर हैरान हो गए थे। मैंने सास कहने लगी, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। विजय कहने लगा, क्या बात है माँ, ऐसा भी क्या है ऊपर जो तुम्हें आज ऊपर जाने से आपने रोका है? मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली थी, लेकिन मुझे देखना है। मेरी सास विजय को मना करती रही, लेकिन वह ऊपर चला गया। ऊपर के सारे कमरे खोल कर देखने लगा और फिर एक कमरे में उस बच्चा मिल गया जो रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके सामने बहुत से खिलौने और खाने पीने की चीज़ें रखी थी, लेकिन वह एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। यह सबको देखकर और भी ज़्यादा डर गया और दीवार के साथ लग गया। मैंने विजय से कहा, देख रहे हो, इस बच्चे की हालात तुमने अपनी माँ के हवस में खौफजाद करा है। मेरी सास सुनकर मेरी सास रोने लगी, बोली, बस करो, मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम मत लगाओ। यह मेरा बच्चा है, मेरा खुद का बेटा। अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। विजय भी हैरानी से अपनी माँ को देख रहे थे, क्योंकि मेरी सास के तो एक ही बेटा था। विजय के अलावा उनका और कोई दूसरा बच्चा नहीं था। फिर भला मेरी सास ये बेटे कहाँ से आया? मेरे ससुर को भी गुजरे काफ़ी समय हो गया था। मेरी सास बेड पर ही बैठ गई थी और रो रही थी। कहने लगी, यह बच्चा दिमागी मरीज है। यह सुनकर हम दोनों के सिर पर एक और आसमान गिरा था। मेरी सास अभी भी रो रही थी और मैं विजय के सारे कमरे देख रही थी, लेकिन अभी तक एक बच्चा और कमरा और बचा था जो बंद था। मैं विजय का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरी सास ने खुद दरवाज़ा खोला। जो इंसान अंदर बैठा था
उसे देखकर मेरा पति हैरान और परेशान था। सामने को आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर विजय भागकर उसके सीने से लग गया और कहने लगा, बाबा आप जिंदा है। यह सुनकर मेरा दिमाग में चक्कर आने लगा। एक के बाद एक झटके मेरे ऊपर हो रहे थे। मेरे साथ बोली, हाँ विजय, एक्सीडेंट में तुम्हारे बाबा मरे नहीं थे, बल्कि उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाया गया था और वह कल अपने दोस्त ने किया था। लेकिन पिस्तौल तुम्हारे बाबा को पकड़ा दी गई थी। तुम्हारे बाबा ने फेंक दी और वह घर भाग गए थे, वरना पुलिस ने पकड़ लेती और फांसी की सज़ा दे देती, क्योंकि उस पर तुम्हारे बाबा की उंगलियों के निशान थे, जो किसी और ने किया था। आज से 14 साल पहले एक रात को तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे। कहने लगे, मैं अभी भी किसी को यह ना बताऊं कि मैं ज़िंदा हूं। फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे बाबा छुप छुप के मिलने लगे थे और फिर मैं उम्मीद से हो गई थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें यह खबर ना मिल जाए, इसलिए तुम्हारी मौसी की बीमारी का बहाना करके मैं गांव से चली गई, जहां मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मौसी को दे दिया था। काफ़ी समय तक तुम्हारी मौसी ने ही तुम्हारे भाई को देखभाल की थी, लेकिन अब वह बीमार रहने लगी थी, इसलिए मैं और तुम्हारे बाबा इस बच्चे को वापस लेकर आ गए। लेकिन यह बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मुझसे डरता है, अपने सीने से लगाने की तड़पती हूँ, इसे प्यार करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसके हाथ पैर बांध कर रखती हूँ, क्योंकि खुद को नुकसान पहुँचा सकता है और यह ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाने लगता है। मैं डर चाहती हूँ कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए, इसलिए रात को ऊपर ही सोती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे बाबा के साथ थोड़ा समय भी गुजार लेती हूँ। लेकिन मैं यह बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं यह बात फैल ना जाए। अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो तुम्हारे बाबा पकड़े जाते। अगले सास ने मुझे सच्चाई सुनकर मेरे खुद पर शर्म आने लगी थी। मेरी सास, जो बहुत ही बहादुर औरत थी, अपने पति को बचाने के लिए उस औरत ने ना जाने कितनी तकलीफ़ें उठाई थी। मेरे पति ने शहर छोड़ दिया था और हमें दूर दराज गाँव में चले गए, ताकि सुकूनी से अपना ज़िंदगी गुजार सके, जहाँ किसी का डर ना हो। मैंने अपनी सास से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि हर बात आंखों का देखा सच नहीं होता। मेरी सास ने मुझे माफ़ कर दिया था। विजय अपने छोटे भाई को इलाज के लिए शहर ले जाते रहते थे और एक अच्छे डॉक्टर को भी पास अपना इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बोला कि आपका भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा देवर जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी सास से बहुत ही तकलीफ़ है। भगवान अब तो उन्हें उनकी तकलीफ़ों से छुटकारा दे दे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? रितिका की सास ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद।